आज हम एक कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय को समझाएंगे। यह कहानी है दाइसू की, जो एक बिजनेसमैन है लेकिन बहुत ही लापरवाह है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसका एक दोस्त पुलिस स्टेशन आता है और उसे छुड़वा कर ले जाता है। इसके बाद जब उसका दोस्त फोन काट कर पीछे देखता है तो दाइसू वहाँ नहीं होता। दाइसू वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। दिखाया जाता है कि किसी ने दाइसू को एक कमरे में बंद कर रखा है। वो किडनैपर्स उसे एक छेद से खाना देते हैं और दाइसू जोर जोर से चिल्लाता है। उसे नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों किडनैप किया गया है। अब दाइसू ऐसे कमरे में है जहाँ न कोई उससे मिलने आता है और न ही कोई उससे बात करता है। दाइसू को यह समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और दाइसू को इस कमरे में बहुत दिन हो जाते हैं। कभी कभी इस कमरे में बहुत सारा धुआं भर जाता है और धुआं उठने के बाद दाइसू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि कोई उसकी दाढ़ी बना देता है, बाल काट देता है और उसके कपड़े बदल देता है। इसी तरह एक साल बीत जाता है। इस कमरे में एक टीवी भी है जिस पर न्यूज आ रही होती है कि दाइसू की बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया है और इसका इल्जाम दाइसू पर आ जाता है क्योंकि दाइसू एक साल से घर से गायब है और उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते थे। दाइसू एक शराबी था। उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी और मौके वारदात पर दाइसू के कुछ खून की बूंदें और एक गिलास पर उसके फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं। इससे यह साबित होता है कि दाइसू वापस आया था। उसने अपनी पत्नी का खून किया और फिर से गायब हो गया। यह खबर सुनने के बाद दाइसू को बहुत दुख होता है और वह अपनी जान लेने की कोशिश करता है। वह अपने हाथ की नस भी काट लेता है, लेकिन जिन लोगों ने उसे इस कमरे में कैद कर रखा है उन्होंने उसका इलाज करवाकर उसे ठीक करवा दिया। असल में वे लोग नहीं चाहते कि दाइसू मरे और दाइसू इसी बात को लेकर परेशान है कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे सजा मिल रही है। वह अपनी आत्मकथा लिखता है जिसमें वह अपने अतीत के बारे में लिखता है। वह अपनी डायरी में यह सब लिखता है कि उसने अपने अतीत में किन किन लोगों को दुख पहुंचाया है और किस किस को तकलीफ दी है, ताकि वह यह पता लगा सके कि वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टीवी में देखकर फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है ताकि वह उन लोगों को मार सके जिन्होंने उसे इतने सालों तक इस कमरे में बंद रखा है। आइसो को यहाँ पर बहुत समय हो गया है और वह हर गुजरते साल में अपने हाथ पर टैटू की एक लाइन खींच लेता है ताकि उसे यह पता चल सके कि उसे यहाँ कितने साल हो गए हैं। यहाँ उसे रोज खाने में मोमोज दिए जाते हैं। मोमोज के साथ जो चॉपस्टिक मिलती है उसी चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके वह वहाँ एक गड्ढा बनाता है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब उसे 15 साल हो चुके हैं और इन 15 सालों में उसने एक सुरंग बना ली है। जब वह इस सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंचता है तो वहां से एक ईंट निकलती है और अब वह इस सुरंग को 1 महीने में पूरा करके इससे बाहर निकल जाएगा और उस आदमी से बदला लेगा जिसने उसे टॉर्चर किया है। तभी उसके कमरे में धुआं उठना शुरू हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद उस कमरे में एक औरत आती है। वह औरत उसे सम्मोहित करती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आदमी चला जाता है और यह एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है और वह लड़की कहती है कि तुम बहुत जाने पहचाने लगती हो। तो दाइसू कहता है कि तुम भी बहुत जानी पहचानी लगती हो। तभी दाइसू का फोन बजता है और दूसरी तरफ से उसी आदमी की आवाज आती है जिसने उसे 15 सालों तक कमरे में बंद रखा था। दाइसू पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी दूसरा आदमी कहता है कि तुम बताओ मैं कौन हूँ। तो दाइसू उसे बहुत सारे नाम बताता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मैं इनमें से कोई भी नहीं है। वह आदमी कहता है कि जब से तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक की अपनी जिंदगी पर नजर डालो। अब तुम्हारा होमवर्क करने का समय है। दाइसू उससे कहता है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज करके रखा था ना। इसका वह कोई जवाब नहीं देता। वह कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर वह फोन काट देता है और कुछ ही देर बाद जब वह उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर जो लड़की होती है जिसने यह कहा था कि तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जिसका नाम मिडो है, वह उसे अपने घर ले जाती है। उसके घर आने के बाद जब दाइसू के पास 2 ही मकसद है, एक तो उस इंसान को ढूंढना जिसने उसे 15 साल तक उस जेल में बंद रखा था और दूसरा अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना। जब वह मेडोको को अपनी बेटी का पता लगाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने गोद ले लिया है। इसीलिए दाइसू अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर देता है, लेकिन वह उस इंसान को ढूंढना जारी रखता है जिसने उसे 15 साल तक टॉर्चर किया था। अब वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि जो खाना उसे 15 सालों तक खिलाया गया था
अगर वह उस रेस्टोरेंट को ढूंढ ले तो वह उस जगह को भी ढूंढ लेगा जहां उसे रखा गया था, क्योंकि उसे उस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद वह कई चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाना शुरू कर देता है। वह अपनी जिंदगी में कुछ भी भूल सकता है, लेकिन उस खाने का स्वाद नहीं भूल सकता जो उसने 15 सालों तक उस जेल में खाया था। और एक दिन उसे वही रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसने उसका खाना 15 सालों तक बनाया था। डिलीवरी बॉय का पीछा करते करते वह उस जगह तक पहुंच जाता है जहां वह 15 सालों तक कैद था। अब वह इस जेल के अंदर घुस जाता है। वहाँ के इंचार्ज को टॉर्चर करके वह यह पूछने लगता है कि वह कौन था जिसने मुझे 15 सालों तक यहाँ पर रखा था। दरअसल यह एक प्राइवेट जेल होती है जहाँ पैसे देकर किसी को बंदी बनवाया जा सकता है। मैंने उसे नहीं देखा है, लेकिन उसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। वह दायित्व को यह भी बताता है कि तुम्हें उसने इसलिए कैद किया था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इसी दौरान दायित्व रिकॉर्ड की हुई कैसेट लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो दायित्व को मारना चाहते हैं, लेकिन दायित्व ने फाइटिंग की प्रैक्टिस की होती है तो वह उन सबको मारकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस फाइटिंग में दायित्व भी जख्मी हो जाता है और सड़क पर चलते चलते बेहोश हो जाता है। तभी एक साइबर कैफे है, वो उसे सारी बातें बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें अपने सभी जानकारों में उसे ढूंढना चाहिए। इसके बाद वे वीडियो वाले मेल आईडी को चेक करते हैं जिसमें एक मेल आता है। यह मेल एवरग्रीन आईडी से आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अब इस केस से आजाद हो। इस आईडी के जरिए दायित्व का दोस्त इसका पता निकाल लेता है। इसका पता होता है बिल्डिंग नंबर 7, रूम 47। दायित्व उस जगह पर पहुंच जाता है और जब वह वहाँ असल में मीठू उसके कब्जे में है। जिन उसे कहता है कि मैं हर उस औरत को मार दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। वो जैसे ही उसे मारना या टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन वो अपनी शर्ट खोलकर उसे दिखाता है। वो उसे एक निशान दिखाता है और बताता है कि मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है और मुझे पेसमेकर लगा हुआ है। पेसमेकर असल में हार्ट पेशेंट को लगाया जाता है जो दिल को कंट्रोल करता है। वो कहता है कि मैंने इसका एक रिमोट बनवाया था, मैं जब चाहूँ इसे बंद कर सकता हूँ और अगर मैं मर गया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें क्यों कैद किया था और तुम्हें मीठा का भी कभी पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कुछ नहीं कहता। इसके बाद सो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ मिडिल को पकड़ कर रखा गया था। अब भी वो उनके कब्जे में होता है और वे दाई सो को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर आता है और कहता है कि जिसे को छोड़ दो, लेकिन वे लोग जिसे को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो प्राइवेट जेल का इंचार्ज होता है, लेकिन पैसों के लालच में वह जिसे को छोड़ देता है। जब वह वहाँ से जा रहा होता है तो सो कहता है कि मैं तुम्हारे उस हाथ को काट दूंगा जिसने मिडिल को छुआ है। इसके बाद सो और मिडिल वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वह बहुत खुश है क्योंकि उसे प्यार हो गया है और 15 साल बाद उसकी जिंदगी में खुशी आई है। और एक रात ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब ये सुबह उठते हैं तो इनके कमरे में एक बॉक्स रखा होता है जिसमें उसी आदमी का हाथ होता है जिसे उसने कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। वह सोचता है कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ अलग कर दूंगा। इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से वह हमारी बातें सुन रहा है और ये सब लीवो जिंद ने किया था जिसमें उसे 15 सालों तक कैद में रखा था। अब उसे शक होता है कि कहीं मेरे जूतों या कपड़ों में कोई ट्रांसमीटर तो नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से उस आदमी ने मुझे ढूंढ लिया है और मेरी सारी बातें सुन सकता है। अब जब वह अपने जूते चेक करवाता है तो सच में उसमें ट्रांसमीटर निकलता है। वह उस ट्रांसमीटर को जूते से निकालकर फेंक देता है। इसके बाद वह इंटरनेट पर एवरग्रीन नाम से कई साइट्स और बिजनेस चेक करता है। क्या तुम इसे जानते हो? उसका दोस्त कहता है मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम और डिटेल्स क्यों नहीं चेक करते? वह अपने दोस्त को बताता है कि मैंने सभी रिकॉर्ड्स में ढूंढ लिया है लेकिन कहीं भी उसकी फोटो नहीं है। इसके बाद वह अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम जिनसे को जानते हो? उसका दोस्त कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। तब वह उससे पूछता है कि वह कैसी लड़की थी। उसका दोस्त उसे बताता है कि वह बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की थी और उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है। उसी कैफे में लिविन भी बैठा होता है जो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। यह सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह उसे 4 से मार डालता है। अब वह दायित्व का फोन लेकर दायित्व से कहता है कि मेरी बहन कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं थी, यह बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। अब दायित्व को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने लिविन और उसकी बहन को इंटीमेट होते हुए देखा दी थी, जिसकी वजह से लिविन कबन पूरी तरह से बदनाम हो गई थी और वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी।
हालांकि उसकी मौत का जिम्मेदार कहीं न कहीं दायित्व तो होता है, लेकिन उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उसे 15 साल तक कैद में रखा जाए। लेकिन फिर भी वह यह मानता है कि चाहे दुख बड़ा हो या छोटा, वह दोनों एक समान ही दर्द देते हैं। तभी डाइसू कहता है कि अब तुम्हें वजह पता चल गई, चलो अब हम कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ कोई हमें न ढूंढ पाए। लेकिन डाइसू कहता है नहीं, बदला मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब वह मेडो को उस आदमी के पास छोड़ देता है जो प्राइवेट जेल का इंचार्ज है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर ली मेडो को ढूंढ नहीं पाएगा। अब वह आदमी ली का दुश्मन है क्योंकि उसने उसका हाथ काटा था। इसके बाद वह उस आदमी से मिलने के लिए उसके पेंट हाउस पहुँच जाता है। वह जब वहाँ पर पहुँचता है तो वह उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया। वह कहता है कि तुमने मेरी याददाश्त मिटाकर मुझे यह कहा था कि सब कुछ याद करो। यह सही नहीं था, लेकिन मैं जीत गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है और तुमने वादा किया था कि अगर मुझे सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम खुद को मार लोगे। लीव कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी, पर कहने लगे थे कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है और वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। लीव कहता है क्या तुमने पोस्ट हिप्नोसिस के बारे में सुना है? इसके जरिए तुम किसी के दिमाग में कुछ भी डाल सकते हो। तुम और मिडून जो एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के करीब आए हो, ये सब उसी का नतीजा है। हमने तुम दोनों को हिप्नोसिस किया था, जिसकी वजह से आज तुम दोनों एक साथ हो। जब से तुम जेल से छूटे हो, तुम्हारा यही सवाल है, आखिर 15 साल तक मुझे कैद में क्यों रखा गया? जबकि तुम्हारा सवाल यह होना चाहिए था, मुझे 15 साल तक कैद में रखकर आखिर क्यों छोड़ा गया? इसके बाद वह उसे एक बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर एक फोटो एल्बम होती है। इस एल्बम में डाइसी के परिवार की तस्वीरें होती है, वह उसकी बीवी और उसकी बच्ची। और जैसे जैसे वह एल्बम के पन्ने पलटता है, उसकी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। और जब वह एल्बम का आखिरी फोटो देखता है तो उसमें उसकी बेटी जवान हो चुकी होती है। यह सब देखने के बाद वह बुरी तरह से बौखला जाता है और बोजन पर हमला कर देता है। लेकिन बोजन का साथी दाइस को पकड़ लेता है और दाइस और उसके बीच लड़ाई होती है। दाइस मरना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अब उसके और उसकी बेटी के संबंध अच्छे नहीं रहे। इससे पहले कि बोजन का आदमी जैसों को मारता, बोजन खुद अपने आदमी को मार देता है क्योंकि वह नहीं, इसके बदले में मैंने उसे बहुत सारा धन और संपत्ति दी थी। आखिरकार है तो वह मेरा ही आदमी। और इसके बाद वह मिडिल को फोन करता है और मिडिल डाइस को बताता है कि मेरे सामने एक बॉक्स रखा है, ये लोग मुझे उसे खोलने के लिए कह रहे हैं। और यह बॉक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा डाइस ने खोला था। डाइस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज वह बॉक्स मत खोलना, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं उसका पिता हूँ। इसके बाद वह फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। वह उससे कहता है प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए, मिडिल को यह सब नहीं पता चलना चाहिए। और वह उसे धमकी भी देता है कि अगर मिडिल को कुछ भी पता चला तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह पूरी तरह से टूट जाता है। वह कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा और वह उसके जूते भी चाटता है। लेकिन जिनको इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे तो हंसी आ जाती है क्योंकि उसने उसकी माफी भी स्वीकार नहीं की है। वहाँ एक कैंची पड़ी होती है जिससे वह अपनी जबान काट लेता है। अब वह जिन फोन करके कहता है कि मिडिल को कुछ मत बताना और उसके कान में बोलता है कि अब मेरे जीने का क्या ही मकसद रह गया है। वो खड़ा होता है, तभी उसकी जेब से वो रिमोट गिर जाता है जो उसके बेसमेकर को कंट्रोल करने के लिए था। डाइस उस रिमोट को उठा लेता है और बटन दबा देता है, लेकिन ये एक जाल था, एक झूठ था। सर, वो उसके बेसमेकर का रिमोट नहीं था और वो वहाँ से निकल जाता है। जब वह लिफ्ट में होता है तो उसे अपनी, क्योंकि अब वह बोल नहीं सकता, उसने अपनी जुबान काट ली है। उसने आखिरी लाइन में लिखा था कि मैंने भी कई पाप किए हैं, तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? वह लेडी कहती है कि यह गलत भी हो सकता है, तुम अपनी सारी यादें और सब कुछ भूल सकते हो, क्या तुम्हें मंजूर है? इस पर डाइस कहता है कि हाँ, मुझे मंजूर है। और इसके बाद वह उसे हिप्नोसिस से सुला देती है, उसकी सारी यादें मिटाने की कोशिश करती है और अंत में यह दिखाया जाता है कि डाइसो बर्फ में पड़ा होता है। तब मिडो उसे ढूंढती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है और वह कहती है आई लव यू डाइसो। डाइसो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन वह मुस्कान धीरे धीरे दर्द में बदल जाती है। इसका मतलब है कि डाइसो अभी पूरी तरह भूल नहीं पाया है। और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है।